चलिए, एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान देगा। एंजाइम में की 3 क्वालिटी हम लोग पढ़े थे कि यह जैविक उत्प्रेरक है, और यह प्रोटीन से बना होता है, यह अभिक्रिया के दौरान दर को घटाता बढ़ाता है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हम लोग मतलब ये जानते हैं। अब देखिए, एक नॉर्मली सी बात है, आगे हम लोग को पढ़ना है एंजाइम की क्रिया विधि, यानी एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम की क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो देखिए, इसका 2 काम है, रिएक्शन रेट को क्या करना, बढ़ाना, और दूसरा घटाना। जैसे कि हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, और क्या लेते हैं, जल लेते हैं। 2 चीजें लेते हैं हम लोग। जैसे कि बाहर जो भी हवा है, हल्ला नहीं करो, बंद रखो इधर, जो भी हवा बाहर में है उससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर वाले पदार्थ के रूप में हम लोग जल लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है आपका, ये क्या होता है कि हमारा ब्लड में है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन का वहन करना, यानी हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करके और ब्लड में फैला देता है। यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या होता है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। इसीलिए देखो दिक्कत आता है, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसमें आपका ब्लड ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड में किसका, ऑक्सीजन का वहन करना। जल क्या करता है, जल हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है बॉडी में। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाता है, एसिड बनाता है, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये इसलिए जान रहे हैं कि एंजाइम का काम कैसे होता है, कि देखो जल और ये पहले तो ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन को कौन, हीमोग्लोबिन कहाँ लेके चला गया, ब्लड में। इसका काम इधर कंप्लीट हुआ। इधर देखिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। यही वाला अम्ल कहाँ रहता है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं वो हमारे पेट में भी थोड़ा मात्रा में बनते रहता है। यानी जल और CO2 ये दोनों आपस में मिलके ये बनाता है। वही काम यहाँ भी है, देखे होंगे जो ठंडा वाला जो बोतल होता है उसमें भरा रहता है CO2 गैस प्रेशर पे, तो ये आपस में मिलके एक अम्ल बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये थोड़ी मात्रा में ये क्या करता है, पाचन में भी मदद करता है, थोड़ी मात्रा में, उससे ज्यादा नुकसानदेह है, ये पाचन में मदद करता है। तो हम लोग देखो ये वाला ऐसे है, और इसी में हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है कार्बन एनहाइड्राइड, ई आ जाता है। जल और CO2 बन रहा है क्या, कार्बोनिक अम्ल, लेकिन धीमे धीमे बन रहा है। जैसे ही आ जाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन एनहाइड्राइड। इसका नाम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसका नाम है कार्बन एनहाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं Ca। पूरा नाम होगा कार्बन एनहाइड्राइड। ये जैसे ही बॉडी हमारे एंजाइम में आ जाता है तो क्या होता है कि जो क्रिया यहाँ पर हो रहा था 15 सेकेंड में एक बार, वो क्रिया 1 सेकेंड में 10 लाख बार शुरू हो जाता है। यानी सोचिए, जो काम 15 सेकेंड में हो रहा है वो काम 1 सेकेंड का 10 लाख भाग, यानी 10 लाख भाग करेंगे, उतना टाइम में ये होना शुरू हो जाता है। तो यही काम है एंजाइम का। एंजाइम का काम है हमारे बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यदि एंजाइम नहीं रहे हमारे बॉडी में तो क्या है, दवा हम लोग जो खाते हैं वो बेअसर हो जाएगा। तो यही हम लोग को जानना था कि एंजाइम की क्रियाविधि किस बात पर निर्भर करती है, रिएक्शन को फास्ट करने पर निर्भर करती है। अब देखिए, हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। इसमें एग्जाम से रिलेटेड सवाल यहाँ नहीं है, ठीक, ये सिर्फ पढ़ना था हम लोगों को किस तरह से होता है। एग्जाम से रिलेटेड सवाल यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन का काम समझ गया, हीमोग्लोबिन में, ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाता है। जिसका हीमोग्लोबिन कम रहेगा उसको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम रहेगा श्वास का, इसको हम लोग दम्मा वगैरह बोलते हैं।
जिसका एचबी कम रहेगा। हीमोग्लोबिन में मतलब हमारे ब्लड में क्या होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है वो मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मेल वाला जो यदि कोई आपका है, कोई पुरुष है, तो उसमें 14 से 16 एचबी पाया जाता है। एक एचबी लगभग जो होता है 375 ml के बराबर होता है। यानी जैसे कि ब्लड जो निकाला जाता है ना, ब्लड का थैली देखे होंगे, तो ब्लड का जो पाउच है ना लगभग 375 या 425 का आता है। तो वो क्या होता है कि मेल में 14 से 16 एचबी पाया जाता है। यदि 14 से 16 एचबी पाया जाएगा तो समझ जाना है कि इसमें ब्लड 100% है। 100% मेल में यदि ब्लड होगा तो 14 से 16 एचबी होगा। वही फीमेल में इसमें थोड़ा सा कम है। फीमेल में आपका क्या होता है, 12 से 14 एचबी होता है। यानी 12 से 14 एचबी रहेगा किसमें, फीमेल में। तो इसको माना जाएगा कि 100% ब्लड इनके पास है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में इसकी कमी होती है, लगभग 8 से 10 ही एचबी पाया जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्लड वाला जो दिक्कत होता है वो किसको होता है, फीमेल को होता है। चूँकि एक तो ऑलरेडी पहले से कम है, 12 से 14 को ही लोग 100% में कन्वर्ट करता है। यहाँ है मेल वाला में 14 से 16 एचबी 100% के लिए। तो एक यहाँ पे कम जाता है, दूसरा कम जाता है आपका मतलब ये। और ज़्यादातर ये रहता है कि 8 से 10 ही रहते हैं, 8 से 10 एचबी। इसको ना बाद में ग्राम भी बोल दिया जाता है कि इसका ब्लड है। पहले ऐसे मतलब बोला जाता था भाषा में कि 8 से 10 ग्राम ब्लड है। तो ऐसा लगता था कि 8 से 10 ग्राम ब्लड यानी होना कितना चाहिए हम लोग, 5 लीटर लगभग। ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक। और ऐसे ब्लड हम लोग काउंट कैसे करते हैं, भार का 7%। यानी मान लिया जाए कि ऐसे ही हम लोग को पता नहीं है कि कितना है, किसके अंदर ब्लड है, तो क्या काउंट करते हैं, भार का 7%। यदि कोई 60 kg का व्यक्ति है तो उसका 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2 लीटर। तो ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि इसके पास कम से कम कितना ब्लड होगा, 4.2। कैसे निकालते हैं, ये वाला से। जितना किसी का वजन रहेगा उसमें यदि हम 7% निकाल दे, 7% मतलब 7/100 यदि निकाल देते हैं तो जो आता है वो क्या हो जाता है, ब्लड की मात्रा तय करती है। तो ये हो गया इधर, मतलब इधर रहने देते हैं इतना ही। तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बनाता है। लेकिन जैसे ही कार्बन एंड्राइड बॉडी का एंजाइम आता है, क्रिया को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो चलिए इतना हो गया। एग्जाम से रिलेटेड सवाल यहाँ पे नहीं था, एग्जाम से रिलेटेड सवाल यहाँ पे आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दवा कैसे आपका यहाँ पे चलेगा, दवा अन्योन्य प्रक्रिया। यानी दवा कैसे बॉडी में जाता है, कौन सा काम करता है, अन्योन्य प्रक्रिया, ये वाला आपको चलेगा। तो देखिए ये है हमारा, जैसे कि जो दवा है वो कैसे काम करता है, एंजाइम के जरिए। मान लेते हैं कि हमारा बॉडी का एंजाइम है, ऐसे ये है एंजाइम। देखिए इसको हम लोग एंजाइम मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, एंजाइम है। अब ये एंजाइम का काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और घटाना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला आपका क्या होता है कि इसमें आपका ये एंजाइम है। तो एंजाइम जो हमारे बॉडी में एंजाइम पाया जाता है तो उसके 2 सतह होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक आगे में रहता है और एक पीछे में। इसको बोलते हैं एक्टिव सरफेस या बोला जाता है सक्रिय सतह। इसका नाम है एक्टिव सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग सक्रिय सतह। यानी एंजाइम का एक पार्ट, हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो क्या है, उसमें एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सक्रिय सतह। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि एंजाइम में कौन से सतह होते हैं, तो कौन से सतह होंगे, सक्रिय सतह, एक्टिव सतह। इसका काम क्या है कि कैसे कोई दवा आया, जैसे कि बॉडी में हमने दवा खाया। अब दवा खाए तो दवा का जो शेप है, मान लेते हैं ये शेप है आपका, इस तरह से कोई भी शेप है आपका, ऐसे है ये शेप है। तो ये क्या करता है, दवा को यहाँ एंजाइम आता है, लाता है और यहाँ पर उसका शेप बदल देता है, इसका आकार बदल देता है कि किस तरह से बॉडी में जाके काम करना है, उसका आकार बदल देता है। तो यहाँ से आके
ये वाला दवा का आकार को इस तरह से बदल देता है उसको, ये वाला यहाँ पे आके एकदम फिट कर देगा। दवा जैसे किसी भी आकार का आया ना, इसको ये क्या कर देगा, प्रोडक्ट के रूप में कर देगा। ऐसे मान के चलते हैं, ये वाला ऐसे यहाँ पे इसको हम लोग दवा बोलते हैं, ये मेडिसिन है, इसको ही फिट कर देता है यहाँ पे। तो ये है आपका, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट आया, इसको हम लोग प्रोडक्ट को एस बोल दे रहे हैं, तो उसके मतलब एस कोई दवा हम मेडिसिन लिए तो बाद में उसको प्रतिफल के रूप में ये क्या बना देता है, पी बना देता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंजाइम। अब मतलब इसको बोला जाता है दवा अन्योन्य प्रक्रिया। अब यहाँ पर समझिए, अब क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो हमारा क्या करता है, जैसे कि कुछ दवा ऐसे हैं, मेडिसिन ऐसे हैं, मेडिसिन का कुछ भाग ऐसा है जो क्या काम का नहीं रहता है। जैसे हम लोग समझिए, हम लोग लेते हैं दवा तो मतलब उसमें रहता है स्टार्च, देखे होंगे, दवा लेते हैं जो कैप्सूल हम लोग लेते हैं, कैप्सूल, तो उसमें क्या रहता है, स्टार्च रहता है। स्टार्च मतलब ऊपर से जो आवरण रहता है ना, जो हम लोग समझते हैं प्लास्टिक वाला, वो प्लास्टिक का ना रह के किसका रहता है, स्टार्च का, ताकि वो अंदर जाने पर क्या हो जाए, विघटित हो जाए। यदि प्लास्टिक का हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक अंदर में रह जाएगा, तो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो स्टार्च वाला कैप्सूल होता है। तो ये क्या है कि मान लेते हैं कि ये दवा काम की, अंदर जाके स्टार्च वाला जगह आपका जो स्टार्च वाला है वो वाला बच गया, तो क्या करता है, हमारे एंजाइम के पास एक और सतह है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सतह। इसको मिटाते हैं इधर। अब एंजाइम के पास एक और सतह है, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सतह, ये वाला। इसी का फिगर ऐसे बना देते हैं यहाँ पर। ऐसे अब यहां पर ये वाला जो सतह है, इसी को बोला जाता है इलास्टिक सतह। इलास्टिक सतह ये कैसा सतह है, निष्क्रिय, यानी कोई चीज को क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में आया तो उसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव कहने का मतलब वैसे उसको क्या कर देगा, वो संचारित नहीं होने देगा। मतलब कोई वेस्ट चीज है, खराब चीज है जो बॉडी में आ गया है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या कर देता है, उसको हटा देता है। तो हटाने का काम कौन करता है, इलास्टिक सतह। यहाँ से इलास्टिक सतह का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। तो इलास्टिक सतह किसे कहेंगे, इलास्टिक सतह वह सतह है जो क्या है, अक्रिय होता है। अक्रिय करने का मतलब है एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव रहता है। अक्रिय रहता है एवं अक्रिय बनाता है, एवं अक्रिय बनाता है। जैसे देखिए, कोई चीज, कुछ ऐसी चीजें हैं ना, कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो इस पे काम करता है, यानी ये वाला जो आपका फॉर्मेट है उस पे काम करता है। जैसे हम समझिए, हम लोग लेते हैं पोलियो का ड्रॉप, जैसे कि हम लोग पोलियो वाला ड्रॉप लेते हैं, तो पोलियो का जो वायरस है, अरे जल्दी बैठो, इतना लेट कहां करता है, कुछ करता है। देखो नए लाने दे रहे हैं। हम लोग पोलियो का ड्रॉप लेते हैं, तो पोलियो के ड्रॉप में क्या रहता है, पोलियो का ही वायरस रहता है। जो पोलियो हमारे बॉडी में, जैसे कि पोलियो का वायरस है, ठीक, तो पोलियो का वायरस हमारे बॉडी में है ये पहले से। हम लोग ड्रॉप में भी जो लेते हैं वो भी रहता है पोलियो का वायरस। लेकिन फर्क क्या है, ये जो ड्रॉप वाला हम लोग लेते हैं उसमें रहता है पोलियो का मरा वायरस। पोलियो का मरा वायरस यानी मरा हुआ वायरस रहता है। तो ऐसे समझिए कि पोलियो का हमारे बॉडी में पोलियो का वायरस पहले से है। अब क्या है कि पोलियो का वायरस पहले से है, तो क्या करता है कि बॉडी का जो सेल है जिसको मारने का काम है, हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है बॉडी की रक्षा करने वाला, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, इस पोलियो के वायरस को मारता है। लेकिन क्या है कि पोलियो का वायरस नजदीक रहने के कारण कभी कभी क्या होता है कि उसका ना वो इस तरह से आपका जिसको बोलते हैं इमेज बना लेता है, या फिर उसको बोल लेते हैं जीरोक्स कर लेता है वायरस। ये वायरस क्या होता है, एंटीबॉडी की तरह दिखना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर ही। पोलियो हम लोग का
पोलियो का वायरस क्या करता है, एंटीबॉडी की तरह काम करता है और जस्ट काम करना शुरू कर देता है, जेरोक्स बना लेता है। और ये जेरोक्स किसके तरह बना लेता है, प्रतिरक्षा तंत्र का। तो प्रतिरक्षा तंत्र को लगता है कि हमारा ही सेल है, हम इसको नहीं मारेंगे। तब क्या होता है कि ये प्रतिरक्षा तंत्र खुद भूल जाता है कि इसको मारना। तब हम लोग क्या डालते हैं, पोलियो का मरा वायरस। अब पोलियो मरा वायरस जैसे ही बाहर से आया तो अंदर वाला सब सेल हो गया एक्टिव कि हमें इसको मारना है। अब अंदर वाला सेल हो गया एक्टिव। सेल एक्टिव हो गया तो क्या हुआ कि मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही देखा कि मरा हुआ आया, अब अंदर का बॉडी जाग गया मारने के लिए। अब मारने के लिए जैसे ही जगा तो अंदर से ये पता चला आपका काहे से सुनो कैसे काम करता है, ये जान रहे थे हम लोग। कहाँ थे रे, भूलवा देता तू सब ऐसी लय तोड़ दे रहा है। कहाँ थे, क्या बॉडी वाला जो प्रतिरक्षा तंत्र क्या तैयार होता है, मारने के लिए। और जैसे मारने के लिए तैयार हुआ तो क्या हुआ, देखा कि इधर बाहर से जो आया वो मरा हुआ है, तो अंदर वाला को फिर मारना शुरू कर देता है। तो ऐसे काम होता है हर एक चीजों का। कोरोना वाला भी सुई हम लोग लिए थे, वही काम था। कोरोना का वायरस अंदर में है, कोरोना का वायरस अंदर में, तो अंदर जाने के बाद एकदम समझ आया कि वो क्या कर लिया, क्लोन तैयार कर लिया। लगवे नहीं कर रहा था कि वो अपना वायरस है वैसा वाला। तो क्या किया हम लोग, बाहर से वही फिर कोरोना डाले, मरल कोरोना। अब मरा हुआ कोरोना जैसे कोरोना वायरस डाले, बॉडी हो गया एकदम एक्टिव कि मारना है। जैसे मारने के लिए तैयार हुआ तो देखा बाहर वाला मरल है, यानी जो आया है वो मरल है, तो क्या कर दिया, फिर अंदर वाला को मारना शुरू किया। तो इसी वजह से इसी फॉर्मेट में हम लोग का काम करता है। तो ये मारने के बाद कचरा वाला जो एरिया है उसको कौन खत्म करेगा, ये सब, ये सतह जो एंजाइम क्या है वो क्या करेगा, खींचेगा और उसको बाहर करने का काम करेगा। तो ये हो जाएगा इलास्टिक सतह। हम लोग को दो चीजें जानना था, एक एक्टिव सरफेस और दूसरा इलास्टिक सतह, जिसमें से एग्जाम वाला पॉइंट ये बनेगा कि इलास्टिक सतह क्या है। तो एंजाइम का वैसा सतह जो अक्रिय रहता है और दूसरा काम किसी को अक्रिय करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सतह। तो ये हो गया दवा अन्योन्य प्रक्रिया। इसमें हम लोग को इतना ही पढ़ना था। चलो आगे, ये वाला पॉइंट बाद में लिखते चल जाना। यहां अब देखो, अब होता है दवा ग्राही प्रक्रिया। इसको बोलते हैं दवा ग्राही अन्योन्य, बोल दो, अन्योन्य प्रक्रिया। अब यही बात देखो, कल हम लोग एक क्वेश्चन लगाए थे कि कोई मतलब हम लोगों को पता कैसे चलता है या दवा को कैसे पता चलता है कि बॉडी के किस पार्ट में जाना है। तो क्या होता है कि हमारे कोशिका में रिसेप्टर होते हैं। ये मान लेते हैं कि वो सेल है हमारा गोल वाला, तो इसके बीच बीच में ना क्या होता है, रिसेप्टर होता है। इसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर मतलब सिग्नल रिसीव करने वाला, यानी ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। सिग्नल रिसीव करेगा कौन सा, कि कौन वाला दवा है, कौन सा काम करवाना है, किसका मतलब कौन सा सेल में भेजना है वो। तो ये है सिग्नल रिसीव, मतलब सिग्नल रिसीव करने का काम करता है कौन, दवा ग्राही, यानी इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर कहीं पे लिख देते हैं इंग्लिश में, रिसेप्टर। अब देखिए रिसेप्टर का काम क्या है, यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग का एक बॉडी में रिलीज होता है केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन। देखिए ये केमिकल हमारे बॉडी का सबसे अहम केमिकल है। ये डिसाइड करता है आपका मन। डोपामाइन जो है वो आपका मतलब समझ जाओ कि मन को डिसाइड करता है। मन के अंदर खुशी होगी, दुख होगा या फिर घृणा होगा, कुछ भी ऐसी चीजें होगा जिसको इंटेंस करता है। इंटेंस मतलब बढ़ाने घटाने का काम है। तुम्हारे अंदर दुख है तो डोपामाइन रिलीज होगा और दुख के लिए, फिर तुम्हारे अंदर खुशी है तो किसी चीज का। डोपामाइन का एक और काम है एडिक्ट, लत लगाना, इसी का काम है। एडिक्ट किसी कारणवश रिलीज हुआ तो आपको हमेशा चाहिए वो कारण जिसमें वो रिलीज होना। जैसे कि इसे मान लिया जाए कि हम लोग के अंदर, जैसे कि आपका अभी एक सर्वे आया है कि सबसे ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है रील से। रील्स देखने से डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और भी हैप्पीनेस वाला। तो सब रील्स देख रहा है लगातार, आज रील्स देख रहा है तो खुशी मिल रहा है, नहीं देख रहा तो थोड़ा सा बेचैनी हो रहा है उसको, या फिर कुछ वैसी चीजें हो रही है जो हमारे लिए सही नहीं लगता है हमको।
तो डोपामाइन का काम है एडिक्ट करना। कोई शराब पीता है तो शराब पीने के कारण डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। डोपामाइन हर एक चीजों में रिलीज होगा, लेकिन अब यह है कि किसके कारण वो ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो जिसके कारण वो ज्यादा, जैसे कोई शराब पीना शुरू कर दिया तो देखा होगा उसको आदत लग जाता है। आदत लग जाएगा किसके कारण, उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होगा, सुबह सुबह ही रिलीज हो जाता है। अब भोरी रिलीज होगा और चाहेगा उसको कि वो दो तो हमें अच्छा लगेगा। शराबी क्यों शराब पी रहा है, अच्छा लगने के लिए। उसको लगता है कि हम ये लेंगे तो हमको हमारे बॉडी में क्या होगा, हमें अच्छा फील होगा, उसके लिए ये है। तो देखिए क्या होता है कि ये आपका क्या है कि जैसे हम दवा लिए, ये है हमारा दवा, ये मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन क्या करेगा, ये मेडिसिन जाएगा यहाँ पे ये वाला सिग्नल के पास, डोपामाइन के पास। डोपामाइन क्या करेगा, डोपामाइन कहेगा कि आप अंदर जाइए, यानी वाला ये जो हमारा सेल है ये दवा है। डोपामाइन बोला, डोपामाइन मन स्थिति निर्धारण करता है एकदम। मन उसका हुआ तो जाने देगा, नहीं हुआ तो नहीं जाने दे रहा, तो ये जाने देगा, पहले जाने देगा। तो जैसे ही जाने दिया तो इससे रिलेटेड क्या हुआ, जैसे जाने दिया तो बॉडी के अंदर ये क्या किया, बाद में यहाँ पर भी केमिकल रिलीज करता है, यानी रसायन वाला जो पार्ट है वो रिलीज करता है, और यहाँ केमिकल रिएक्शन करता है। और केमिकल रिएक्शन करके दो चीजों का निर्माण करता है। एक को हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, एग्नोस्टिक्स। एग्नोस्टिक्स, ध्यान देगा। एक होता है एगोइस्ट, एक होता, अरे उल्टा लिख दे रहे हैं, एंटागोनिस्टिक होता है, और एक होता है एगोइस्ट। ये दोनों को समझते हैं क्या है, देखिए। एक होता है एंटागोनिस्टिक और एक होता है एगोइस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हुआ कि दवा जैसे ही बॉडी के अंदर, सॉरी सेल के अंदर गया, तो दवा जब सेल के अंदर जाता है तो यहां करता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक, और कभी कभी केमिकल रिएक्शन कम होता है। ज्यादा होने पर भी दिक्कत है और कम होने पे भी दिक्कत है। यदि बैलेंस में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ज्यादा हो गया या कम हो गया तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होता है। अब प्रॉब्लम देखो दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग एंटागोनिस्टिक और दूसरा एगोइस्ट। देखिए एक स्थिति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पागलपन। पागल, कोई व्यक्ति पागल कैसे होता है इसको समझते हैं। यानी ये जैसे कि पागल है तो पागल व्यक्ति का क्या है, न्यूरॉन्स। ये ना, ये जो न्यूरॉन्स है वो क्या है ना कि बेवजह एक्टिव रहता है, यानी जितना एक्टिव रहना चाहिए उससे ज्यादा। 1 लाख रहना चाहिए तो 10 लाख एक्टिव रहता है। अब 10 लाख न्यूरॉन्स एक्टिव है तो क्या किया है, 10 लाख न्यूरॉन्स एक्टिव है तो क्या करता है, उसके थिंकिंग पावर को बढ़ा देता है। थिंकिंग पावर मतलब समझ रहा ना, बेवजह सोचने वाली चीजें बढ़ा देता है। वजह सोचने वाली नहीं, बेवजह सोचने वाली। अब बेवजह सोचने वाली चीजों को जैसे ही वो बढ़ा दिया तो वो क्या करेगा, खुदे खुदे अपने से मतलब बैलेंस करने के लिए अपने से अपने में बोलेगा, या फिर समझो वैसा काम करेगा जो काम में उसको पता नहीं कि हमको करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो इसी स्थिति में वो क्या हो जाता है, पागल की स्थिति हो जाती है। एक पहले के टाइम में एक और चीज बोला जाता था कि पढ़ने वाला व्यक्ति भी पागल हो जाता है, नहीं बोला जाता है, पहले बोला जाता था कि ज्यादा पढ़ लिया तो पगला गया। ज्यादा पढ़ने से पागल होने की संभावना नहीं है। ज्यादा पढ़ने से पागल नहीं होता है, पढ़ने का दिखावा करने से पागल हो जाता है। मान लेते हैं कि तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है, मतलब यूपीएससी का एग्जाम है और क्रैक करना है, तो या फिर मतलब मान लेते हैं और बड़ा एग्जाम जो भी है, देश के अंदर बड़ा एग्जाम है उसको क्रैक करना है, और उसके लिए कम से कम कोई भी अच्छा माइंड भी, जो एक्टिव माइंड है उसको भी पढ़ना है 10 से 12 घंटा। और हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा, सोच रहे हैं कि हमारा निकल काहे नहीं रहा, तो वैसा आदमी ही पागल होगा। सोचेगा ज्यादा वाला का, सोचेगा कि 10 घंटे वाला ये 12 घंटा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट होना चाहिए, 1 घंटा पढ़ के सोच रहा है
कि हमारे हो काहे नहीं रहा, ऐसे वाला ही क्या हो जाता था, पागल। इसलिए तुम लोग भी ठीक ठाक से रहो, नहीं तो ये वाला स्थिति में हो जाता है। ये आधा घंटा पढ़ेगी और कहेगी कि 450 नंबर आया काहे नहीं। तो इसके लिए जो पढ़ना है, जो टाइम टेबल चाहिए, जो चीजें चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना होगा। तो ये हो गया पागलपन। अब पागलपन में न्यूरॉन्स हो गया बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो हम क्या देते हैं, दवा। वैसी दवा देते हैं जो क्या करे, न्यूरॉन्स के काउंटिंग को कम कर दे, यानी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम करे। तो उसी को बोला जाता है एंटागोनिस्टिक। समझ गया? ये दवा का टाइप है। जब हम दवा लेते हैं तो रिएक्शन जब होता है तो उससे रिलेटेड हम दो दवा और देते हैं। एक को एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। इसमें ये हो जाता है आपका, इसमें सेल ज्यादा काम कर रहा था तो उसको बैलेंस करने के लिए, कम काम करने के लिए हम एक दवा देते हैं जिसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। अगला दवा है एगोइस्ट। एगोइस्ट दवा में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो। मान लेते हैं कि बॉडी में गया डोपामाइन, मतलब ये दवा गया और केमिकल रिएक्शन बहुत कम किया, और सेल जो है एक्टिव जितना होना चाहिए उससे कम एक्टिव हुआ। अब कम एक्टिव हुआ तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसन। पार्किंसन पार्किंसन एक बीमारी है जिसमें देखिएगा कोई कोई लोगों को ये होता है कि उसका ना माइंड जो है हाथ से वर्क में नहीं रहता है। यदि किसी चीज को पकड़ेगा ना तो छूट जाएगा उसका। जैसे हम लोग पकड़ेंगे तो कस के पकड़ के पूरा पकड़ ले रहेंगे। किसी किसी का क्या होता है कि माइंड का जो न्यूरॉन्स का एक्टिविटी है वो घट जाता है, तो वो पकड़ेगा, मतलब मान लीजिए पकड़ेगा तो छूटेगा उसका। मतलब समझ रहा ना कि इसमें क्या होता है कि हाथ, यानी इस बीमारी में क्या है, हाथ और मस्तिष्क एक साथ सही काम नहीं करता है। हाथ और मस्तिष्क, नाम है पार्किंसन। हाथ और मस्तिष्क एक साथ काम नहीं करता है, यानी क्या हो गया कि न्यूरॉन्स जितना जाना चाहिए, जितना न्यूरॉन्स काम करना चाहिए बॉडी में, उतना काम ही नहीं कर रहा। तब हम लोग दवा देते हैं न्यूरॉन्स को बढ़ाने वाला। तो इसी दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एगोइस्ट। ये वैसी दवा जो न्यूरॉन्स के लेवल को कम करे या फिर समझ आइए उसकी एक्टिविटी को कम करे, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। और दूसरा होता है एगोइस्ट, वैसी दवा जो क्या करे, बढ़ाए, किसी चीज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है वो। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर। ये तो मतलब समझाने के लिए था इधर। ये दोनों का एग्जाम्पल हम आगे लिख देते हैं, ठीक। एंटागोनिस्टिक का काम क्या है और एगोइस्टिक का काम क्या है। ऐसा करें, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, इसका वाला यहाँ पे लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं ये वाला। यहाँ पर लिख दो, वैसी दवा जो रिएक्शन दर को कम करता है और फिर क्या करता है, न्यूरॉन्स की सक्रियता को कम करता है। न्यूरॉन की सक्रियता को कम करता है, सक्रियता को कम करता है। ये हो गया एंटागोनिस्ट। और अगला है एगोइस्ट। देखिए केमिस्ट्री में कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में ही ज्यादातर आएगा, ठीक। एगोइस्ट इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, एक ही है। वैसी दवा जो रिएक्शन रेट को क्या करता है, रिएक्शन दर को बढ़ाता है और न्यूरॉन्स की संख्या को भी बढ़ाता है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। न्यूरॉन्स क्या है, हमारे माइंड का सेल है। न्यूरॉन्स की सक्रियता को बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता है। यूज कहाँ कहाँ पे होता है दोनों का, इसका उपयोग नहीं लिखे थे, इसका उपयोग लिख देते हैं। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे उपयोग लिख दे, लेकिन जगह नहीं है। ये वाला पार्ट को ऐसे देखिए, इसका उपयोग ऊपर में लिख देते हैं। मतलब आप लोग, लेकिन कहाँ पे लिखे, हाँ, मतलब ये कब दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, नीचे वाला का तो है जगह। इसका उपयोग कहाँ पे अभी बताया, कौन सी बीमारी में, पार्किंसन बीमारी में। पार्किंसन यदि किसी को होगा तो इस बीमारी में आपका क्या है, ये। और ये वाला पागलपन में, तो यहाँ पे उपयोग में लिख देना, यहाँ पे उपयोग लिख दे रहे हैं इधर बगल में, पागलपन। इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। पागलपन में एंटागोनिस्टिक का इस्तेमाल होगा, और जो आपका न्यूरॉन्स जहाँ पे कम है उसमें किसका होगा, एगोइस्ट का। तो दवाग्राही अन्योन्य प्रक्रिया यहाँ पे हो जाता है हम लोगों का खत्म। इतना दोनों पढ़ना था। एक दवा, ये आपका क्या था, दवा अन्योन्य प्रक्रिया, यानी दवा कैसे काम करता है एंजाइम के साथ,
और दूसरा हम लोग पढ़े दवा ग्राही अन्योन्य प्रक्रिया, यानी दवा जब हमारे बॉडी में जाता है तो कौन सा रिसेप्टर के साथ काम करता है, वो वाला था। चलिए अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, यानी सारे वर्ग की दवा, यानी प्रमुख वर्ग एवं उसकी दवाएं, प्रमुख वर्ग एवं उसकी दवाएं, एवं उसकी दवाएं। चलो अब ध्यान दो, अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, जिसमें से पहला है प्रति अम्लता, इसका नाम है एंटा एसिड। ये क्या है और इसका मतलब लक्षण क्या है, ये फिर मतलब ये इसका इलाज हम लोग कैसे करते हैं, वो एंटा एसिड। सबके बॉडी में क्या बनता है आपका, ऐसा बोला जाता है कि सबको अपच की शिकायत होती है। रुकिए एक मिनट, खाते हैं तो हम लोग अपच का शिकायत होता है हम लोग को, वही वाला दवा। जब अपच का शिकायत होगा तो कौन कौन सी दवा हम लोग खाते हैं, उसी के बारे में। ज्यादा फास्ट है कि दे चैप्टर, ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा है? चैप्टर ज्यादा फास्ट लग रहा है, मतलब कठिन है, हैं? फास्ट लग रहा है, क्या लग रहा है? हैं? कुछ नहीं लग रहा है, पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है, हैं? इतना अच्छा तो जानकारी वाला चैप्टर है, कुछ नहीं। आगे अब देखिए प्रति अम्लता, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान हमारा है पेट का हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। समझा रहे हैं अभी, समझिए, पेट का हिस्सा है अमाशय। अमाशय में हम लोग जानते हैं दो तरह का अमाशय का, ध्यान दीजिए, अमाशय का ई वाला एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्रावित एरिया। पेट का जो हिस्सा है, देखा होगा मोटापा भी जब बढ़ेगा तो आपका इस हिस्सा से बढ़ना शुरू होता है इधर, और बाद मतलब रोड नियम 3-4 लेयर का 4 लाइन 3 लाइन बढ़ेगा। तो ई वाला जो हिस्सा है हम लोग का बॉडी का, ये वाला हिस्सा वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है जठर रस, जठर रस। और ये जठर रस का काम है भोजन का पाचन। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग या तो ज्यादा खट्टा चीजें खा लेते हैं या ज्यादा मीठा चीजें खा लेते हैं। जैसे हमने खाया, अब मान लेते हैं कि कोई मीठा पदार्थ खाए, तो मीठा पदार्थ खाए तो पचाने के लिए एंजाइम वगैरह आया, तो HCl की मात्रा स्रावित हुई। कौन? जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है पाचन का। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में यहां से स्रावित होना शुरू किया और ये क्या हुआ, पाचन के लिए आया। जैसे ही पाचन के लिए आया तो कभी कभी क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस मतलब जितना होना चाहिए 1 लीटर आना चाहिए बॉडी में पाचन करने के लिए, आ गया 4 लीटर। तो 4 लीटर जब आ गया, एक्स्ट्रा HCl जब आ गया, तो HCl क्या करेगा, ये क्या करेगा, चारों तरफ के आवरण में ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस का जमाव कर देगा। तो आपको 2-3 चीजों की शिकायत होगी, अपच का एक हो जाएगा, पाचन, जैसे हाइड्रोजन गैस का बुलबुला आ गया सारे तरफ, तो भोजन का जो पाचन हो रहा था उसमें हो जाता है रुकावट। रुकावट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं क्या होता है, एसिडिटी होगी, या इसी से रिलेटेड आपका क्या होगा कि गैस के बबल्स बनेंगे, गैस के बबल्स ये बनेंगे और बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, अनियमित, पाचन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो पाचन सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो बाहर में हम वैसी दवा देंगे जो HCl की मात्रा यदि बढ़ गया है तो घटा देगा, और यदि घट गया है तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दोनों करके दोनों के बीच में वो क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। कौन सी दवा? ये प्रति अम्लता। तो डिफिनेशन होता है प्रति अम्लता किसे कहते हैं, एग्जाम में आता है लिखने के लिए। तो अम्लता को दूर करने वाली दवाओं को, अम्लता मतलब एसिडिटी जो बॉडी में हो गया, एसिड की मात्रा बढ़ गई या घट गई, उसके कारण जो हुआ, तो अम्लता को दूर करने वाली दवाओं को क्या बोलेंगे, प्रति अम्ल। बस डिफिनेशन में दूर करने वाला, अम्लता को दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाएगी, प्रति अम्ल दवा कहलाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रति अम्लता, एंटा एसिड।
पुराने जमाने में हम लोगों के पास जब दवा नहीं था तो हम लोग लेते थे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा से ही क्या होता था, उस टाइम निवारण होता था इसका, एसिडिटी का। खाने वाला सोडा हम लोग जानते हैं किसका, इसका सूत्र क्या है, NaHCO3। NaHCO3 जैसे ही HCO3 वर्ड लगता है तो ये होता है क्षारीय नेचर का। अब ये क्या है, ये जैसे हम सोडा लेते थे तो बॉडी में मान लेते हैं अम्ल ज्यादा है, तो ये क्या करता था, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिया, लवण। और लवण क्या हो गया, बॉडी से बाहर कर लेता था, बॉडी से जो आपका क्रिया है उसके द्वारा बाहर हो जाता है, तो बाहर हो जाता था। तो सोडा लेते थे, जैसे हम ये आपका खाने वाला सोडा अभी भी इस्तेमाल करते हैं, खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, खाना पचाने में ज्यादा थोड़ा सा मदद होता है। तो खाने वाला सोडा को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया, यानी बॉडी में जो अम्ल है HCl जितना ज्यादा मात्रा में होगा, भोजन का पाचन उतना ज्यादा, मतलब बैलेंस मात्रा में होगा, उतना ज्यादा सही होगा। देखे होंगे कुत्ता जो है ना हड्डी भी पचा लेता है, हम लोग के पास क्षमता नहीं है, हम लोग के पास है उतना क्षमता नहीं पचाते। कुत्ता के पेट में HCl की मात्रा, HCl का सांद्रण बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हड्डी भी खाएगा तो पच जाएगा उससे। पत्थर तक पचाने की कुछ क्षमता है, जैसे देखा होगा कुछ कुछ मछली ऐसे हैं जो खाता है छोटा छोटा वाला पत्थर, वो पचा लेता है। जिसके बॉडी में जितना ज्यादा HCl की सांद्रता रहेगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा पचा लेगा। कोई 60-70 को भी पचा लेता है उजला वाला, तो उसके बॉडी में ज्यादा मात्रा में HCl सांद्रित हुआ, स्रावित हुआ तो पचा लेगा। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया है 718 रसगुल्ला खा के एक साथ, हाँ 718 रसगुल्ला वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, ठीक 718 रसगुल्ला। सोच रहा रे कितना, कैसे मतलब, हाँ जिंदा है, नहीं तो वैसे ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले में जिंदा है, कुछ दिन पहले तो बनाया है। कहाँ का हो सकता है, अनुमान लगा है? चाइना का क्यों, इंडिया से बनाया है। हाँ इंडिया से बनाया तो कहाँ का हो सकता है, बिहार का है, वो भी बेगूसराय का। इसके पहले वाला का भी रिकॉर्ड उसके पड़ोसी का था 692, उसके पहले भी उसका पड़ोसी 692। लगता है कि दिमाग लगा कि हमरा ज्यादा निकल रहा है, लगा दिया अपना दिमाग 718। कभी मन होगा तो वो भी तो 692 पर है, अगला बार वो देखेगा। अब बोलो कि काउंटिंग कैसे हुआ, मतलब इसका तो अनऑफिशियल डाटा है ना, ऑफिशियल डाटा तो नहीं है। अब कोई रसगुल्ला कहीं भी खा रहा है तो कैसे, मतलब एक होता है कि ऑफिशियल, मतलब जैसे खा रहा है, जानता है कि बहुत अच्छा खाने वाला है, तो कोई वीडियो बना लिया, उसमें काउंटिंग किया, उस वीडियो को दिखा के वहां पर चलो आगे, वो सब बनते उनते रहेगा। कहां तक थे रे हम लोग, अम्ल में थे, इधर आइए। तो पहले हम लोग क्या लेते थे, खाने वाला सोडा, ध्यान दीजिए, खाने वाला सोडा हम लोग इस्तेमाल करते थे और बॉडी में अम्ल बना तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता था और साथ में हमारा क्या होता था, ये बनता था। लेकिन ध्यान दीजिए, जो हम सोडा लेते हैं उससे परमानेंट वाला जो सोल्यूशन है वो नहीं हो पाता है, एसिड लगातार फिर बनना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि लिए तो घट गया, तो क्या हुआ कि खाने के साथ लोग पहले सोडा लेते थे, तो खाने के साथ सोडा लिए, तो सोडा लिए जैसे हैं तो HCl की मात्रा घट गई, तो जैसे ही खाना अंदर गया तो बॉडी को लगा ना कि खाना पचाने के लिए HCl कम है और बढ़ा देता है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी सोडा खाने से और HCl बढ़ जाता था, इसीलिए परमानेंट सॉल्यूशन उस टाइम का नहीं था। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक दवा आई जिसका नाम था सिमेटेडीन। दवा का नाम क्या था, सिमेटेडीन। सिमेटेडीन दवा का नाम है, और बाद में ये दवा भी देखा वैसा ही काम कर रहा है। ये क्या किया, HCl को यानी जो एसिडिटी है उसको कम कर देता, कारण को नहीं,
लक्षण को खत्म करता था। सिमेटिडिन दवा जब शुरू में बनी तो ये क्या करता था, लक्षण को खत्म करता था, कारण जैसा का जैसा ही है, यानी कारण पे वार नहीं करता। जैसे कि दर्द, दर्द कभी किसी को होता है तो हम लोग क्या है ना कि दो तरह से दवाएं लेती हैं। एक तो दवा लिए, और कोई कोई देखा होगा कि मतलब मान लिया जाए कि उसको दर्द वगैरह हुआ तो प्याक आदमी है तो थोड़ा सा पी लेगा तो उससे भी दर्द हटेगा। तो वो क्या है कि कारण पे निवारण नहीं किया, लक्षण पे निवारण किया। वही काम यहाँ पे है, लक्षण पे निवारण करता था कौन, सिमेटिडिन। लेकिन ये थोड़ा सा सफल रहा, पहली बार ऐसी दवा बनी जो क्या करता है, एंटी एसिड यानी प्रति अम्लता का काम करता था। बाद में एक दवा बनी जिसका नाम क्या था, जैंटेक। तो दो दवा को याद रखना, एग्जाम में ही पूछ लिया गया है। जैंटेक किस वर्ग की दवा है, वर्ग पूछेगा, कौन सा वर्ग, प्रति अम्लता। आंसर देना है, ये दोनों का आंसर ये है, प्रति अम्लता वर्ग का कौन सी दवा है, सिमेटिडिन। ये दोनों सिमेटिडिन और जैंटेक। बाद में अब तीन दवा और ऐड हो गई जिसका नाम है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं सिट्राजीन, सुना होगा नाम, हाँ सिट्राजीन सुना है कि नहीं। हाँ, सर्दी जुकाम के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर सेलेडीन, डायमेटिप। चलो अभी इतना बता दिए, पहले इसको हम लोग को अच्छा से लिखना है। ये तो समझाने के लिए इतना लिखे थे, थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे, रुकिए। इस चैप्टर में सब ऐसे ही दवा ही पढ़ना है खाली, छोटा मोटा डॉक्टर तो ऐसे बन जाए तो सब 5 को दवा से ज्यादा थोड़ा जानता होगा कोई एंटी एसिड वाला। हाँ वही है, सिट्राजीन उसी के लिए। देखिए मतलब ये हो गया, दवा हो गया। और दवा में ही क्या होता है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड के नाम से बनाती है। अब जैसे कि दूध है, पढ़ रहा होगा, अमूल दूध, सुधा दूध, है दूध ही, लेकिन सब अलग अलग प्रकार का कंपनी और अलग मार्जिन से बनाता है। देखोगे एक आता है फुल क्रीम दूध और एक सिंपल दूध आता है, तो वही है बनाने का है। अब किसकी मात्रा कितना डालना है वो दवा पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे समझिए, जब अमाशय में लिख दे रहे हैं, ठीक, HCl की मात्रा अनियमित होती है, अनियमित होती है तो एसिडिटी, गैस के बबल्स की समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है, एवं खाना का पाचन एवं भोजन करना, खाना छोड़ो भोजन लिखना चाहिए, एवं भोजन का पाचन अनियमित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। इसी अनियमितता को दूर करने वाली दवाओं को, अनियमितता को दूर करने वाली दवाओं को, दूर करने वाली दवाओं को क्या बोला जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है। पहले के लोग खाने वाला सोडा NaHCO3 एवं MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एवं AlOH3 इत्यादि घोल का इस्तेमाल राइटिंग पता चल रहा ना, लिख लेगा अच्छा से इसमें, इत्यादि घोल का इस्तेमाल, हाँ बस, गैस की समस्या एवं अपच की समस्या दूर करने के लिए करते थे, अपच की समस्या दूर करने के लिए करते थे। एंटी एसिड की प्रथम दवा
सिमेटेडीन की खोज हुई, जिसने प्रति अम्लता का उपचार किया एवं ये रोग के कारण, बस हम इधर लिख रहे हैं, उधर लगल है अपन। रोग के कारण का निवारण नहीं करते थे, लक्षण का करते थे, नहीं करते थे, लक्षण का निवारण करते थे। बाद में जेंटेक की खोज हुई, जो सफल रहा। चलो लाओ, पूरा याद के लिए होगा। लाओ छड़ी, तुम ही बताओ रे। वहां पे छड़ी है, वहां पे देखो ना, छड़ी है पैर के नीचे, है पैर के नीचे है उसके पास था। नहीं, कहाँ है? हमको जो दो ना पहले के, लो ला, इतना हम मैंने लिखे में व्यस्त किए हुए, दुइये को दवा लिखवाए थे। देखो तो, एंटा एसिड की प्रथम दवा सेमेटेडीन की खोज हुई, जिसने प्रति अम्लता का उपचार किया एवं ये रोग के कारण का निवारण करते थे, लक्षण का नहीं करते थे, लक्षण का निवारण करते थे। बाद में जेंटेक की खोज हुई, जो सफल रहा। सबसे अच्छी दवा अभी भी मार्केट में जो एसिडिटी का मिलेगा, वो याद रखना जेंटेक का है। ठीक, तुम मतलब बिना, यदि तुमको प्रॉब्लम है तो जेंटेक वाली दवा लेंगे। अब इसी से रिलेटेड अब क्या है कि जैसे दवा खाएगा तो एलर्जी उत्पन्न होगा। ठीक, सुना होगा किसी को रिएक्शन कर गया, नहीं बोलते हैं कि मतलब ये आपका की दवा है जो रिएक्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। अब यहां तक इतना ही रहेगा इधर। तो एलर्जी भी साथ में यदि उत्पन्न होता है तो 3 दवा हम लोग लेते हैं, जिसमें से एक का नाम था सिट्राजिन, फिर कौन था सेलेडीन, फिर कौन था डाइमेटेप। ये तीनों आपका क्या है, एलर्जी वाला है। यानी जैसे ही ये दवा खाने से या प्रति अम्लता के उपचार से ये बनेगा, तो ये 3 जो है आपके सिट्राजिन, सेलेडीन, डाइमेटेप, एलर्जी को दूर करने का काम करता है। हम लोग जैसे, एलर्जी का मतलब क्या हुआ? एलर्जी का मतलब बॉडी के अंदर जो जीवाणु है कहीं आसपास आ गया ऊपर के सतह पे, वो नीचे पेट के अंदर या फिर कहीं पे फिक्स था, बैठा हुआ था, अब बाद में घूमे उमे लगा। तो जैसे ही घूमने उमने लगता है तो क्या है, हम लोग को एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, छींकना उकना शुरू कर देता है, देखा होगा लगातार। सर्दी होने के बाद क्या होता है, छींक ज्यादा आता है, यानी हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल जाए बाहर, लेकिन रह जाता है वो जेब पे, वो मतलब उसी के आसपास रहता है। तो हम लोग वो गोली खाते हैं ये सिट्राजिन वगैरह का, तो क्या करता है, उसके जीवाणु की वृद्धि को कम करता है, बाद में खत्म करता है। तो ये हो गया आपका एक वर्ग हम लोग पढ़ लिए कंप्लीट। एंटा एसिड वाला वर्ग हो गया आपका कंप्लीट। एंटा एसिड पूछा जाएगा, आप क्या बताइएगा? एंटा एसिड किसे कहते हैं? अम्लता को दूर करने वाली दवाओं को क्या बोलेंगे? एंटा एसिड। बस इतना याद रखना है, लिखने के लिए नोट आएगा। इस बार भी, तो इस बार इसका नहीं था, एनाल्जेसिक का था, अगला वाला जो पढ़ेंगे उसका है। चलो, तो एक हो गया कंप्लीट, दूसरा तरफ बढ़ेंगे आगे। अगला है, अगला दवा का नाम है, जिसका नाम है प्रशांतक। तुरंते हल्ला करे लगता है रे, देखो मतलब 1 घंटा पढ़ लेता तो बैटरी लो हो जाता उनके। अगला वर्ग जिसका नाम है प्रशांतक, नाम से पता चल रहा है शांत करने वाला। वैसा दवा
जिसको कभी कभी सुना होगा बेचैनी उचैनी हो गया, बेचैनी, बेहोशी, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पर क्या उसको ठीक ठाक नहीं लग रहा है। यानी जब ठीक ठाक नहीं लगेगा तो इसका कारण कौन है? हमारे बॉडी में एक ग्रंथि है जिसका नाम है नार एड्रिनल ग्रंथि। नाम सुना होगा इसका। इसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो ग्रंथि वाला। ये यानी फ्लाई एंड फाइट, या तो रहो नहीं तो फाइट करो, मतलब या तो भाग जाओ या तो लड़ो। फ्लाई एंड फाइट वाला काम करता है। ठीक, लड़ो और उड़ो हार्मोन बोला जाता है इसको। तो नार एड्रिनल ग्रंथि हम लोग का डिसाइड करता है मन, कि हमारा मन कौन सी स्थिति में होगा, उसको डिसाइड करता कौन? नार एड्रिनल। ये जैसे ही इम्बैलेंस हुआ तो हमारे अंदर खुद ब खुद बेचैनी जैसी समस्या उत्पन्न होगी, जिसके कारण हमें ठीक नहीं लगेगा। कोई चीज अधिक होगा तो इंटेंस हो जाए, उसको मैनिया बोलते हैं। किसी को याद कर रहा तो और ज्यादा याद करेंगे। किसी के याद में इस तरह की स्थिति हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर हमारा माइंड जो नार एड्रिनल ग्रंथि है वो हमेशा सैड रिलीज करेगा या हैप्पीनेस रिलीज करेगा, एक ही टाइप करेगा, तो उसको हम लोग मैनिया भी बोलते हैं। मैनिया भी इसी से होगा। प्रशांतक मतलब जो नार एड्रिनल ग्रंथि है ना, जो हमारा ठीक ठाक से काम नहीं करेगा ना, तो हम लोग को मैनिया हो जाए। मैनिया मतलब किसी भी चीज की तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं मैनिया। जैसे किसी को पढ़े वाला मैनिया हो गया, तो वो पढ़े के तीव्र इच्छा करेगा, पढ़े के मन करेगा हमेशा। किसी को तीव्र इच्छा किसी और चीज में करता है। चलो आगे। तो ट्रैंक्विलाइजर किसे कहेंगे? वैसी वर्ग की दवा जो बेचैनी को खत्म करता है, वो क्या कौन सा वर्ग कहलाएगा? ट्रैंक्विलाइजर, प्रशांतक। कुछ ही तुरा हो गया रे, के छू दिया तुरा? देखो कह रहा मैनिया हो गया है, कुछ छू दिया। तू कैसे हरकत कर रहा है? कभी इधर कभी उधर है। स्कूल से घूमने नहीं गए थे? ये गए थे घूमने ने? है? नहीं ले लड़का लोग को ना है, सिर्फ गर्ल्स को। ओ 32 टीचर जो थे सब गए होंगे ना? आधा गए होंगे और आधा अपने वाले को भी लेके गए होंगे, घर उर वाला से। फाइल कर रहे कंप्लेन, तो सब लड़का है, हैं? चलो आगे ध्यान देते। नेक्स्ट कहाँ है हम लोग? प्रशांतक। एक दिन में इतना पढ़ रहा है लगातार भी, वो भी हो जाता है कभी, है? पागल कर देंगे ना? नहीं, अब आदत डाली, चूंकि आप बड़े क्लास में है, समझ रहे हैं ना? ये छोटा वाला 10 वाला नहीं कि हल्का सा पढ़ के निकल दिया, वो वाला टाइम गया तुम्हारा। इतना हार्ड ये सब पचा लेगा तब है ना आगे 450 नंबर वाला है तैयारी करेगा। न पचता है तो पचाओ, पढ़ो। तो कुछ लक्षण वाला स्थिति कैले है? कुछ लक्षण मतलब क्या होता है? किसी काम पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं करना। जैसे कुत्ता कभी इधर है तो कभी उधर तो कभी उधर, उसी को बोलते कुछ लक्षण। चलो देखो, वैसा वर्ग की दवा, वैसा वर्ग की दवा जो क्या करता है? बेचैनी को खत्म करता है, खत्म करता है। नींद जैसी समस्या देती है, नींद का निवारण करता है, उसे प्रशांतक कहते हैं। दवा का नाम याद करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा कि कौन सा दवा किसमें है। तो ये समझ गया, जो बेचैनी को खत्म करेगा तो सीधी सी बात है नींद लाएगा तुमको ज्यादा। नींद की भी गोली आती है, तो यही वर्ग का है। यानी इसी में हम लोग मतलब किसी को बेचैनी ज्यादा हो गया तो क्या सबसे पहला काम क्या है कि उसको सुलाओ। सोने के बाद उसको बोला जाता शांत होगा।
तो सोने वाली भी गोली दी जाती है। हम लोग का सोने का काम तो कौन कर देता है? किताब। हम लोग का तो ट्रैंकुलाइजर साथ में रखते हैं, ठीक, खुद ही रखते हैं हम लोग अपना वाला। जब मन हुआ तब ट्रैंकुलाइजर ले लेते हैं, एक बार खाली बस लेके बैठो, उसके बाद नींद, नींद का देवता, कुल देवता सब आके पधार जाएगा और उसके बाद एकदम अहम योगदान देगा अथी में। और ठंडा के टाइम में तो और ज्यादा। पैर पे रखा थोड़ा सा घसका अंदर, गर्मी आया, थोड़ा सा और बॉडी गर्म हुआ, किताब बाहर, आदमी अंदर, फिर हो जाता वहां पे पड़ा है। तो हम लोग का मतलब ट्रैंकुलाइजर हम लोग के पास रहता है। अब ट्रैंकुलाइजर में कौन कौन सी दवा आती है? नाम है इप्रोनाइजिड, हाँ, इक्वेनल, सबका उपयोग बताएंगे कहां कहां पे। इक्वेनल, एमिटल, निवुटल, सेकोनल, बेरेनल, ये सब दवा का नाम है रे। वेरेनल। एग्जाम में कौन पूछेगा ये दोनों? शुरू का दूगो सबको नहीं याद रखना है, ये हम लोग पूछेंगे मारने उरने का टाइम में, जैसे कि तुम लोग को पीटना है कभी, तो दूगो तो याद करने के लिए बोल दिए हैं, अभी चारों से पूछ लेंगे, कभी भी पीट देंगे। तो ये हम लोग के लिए, तुम लोग को प्रशांत यानी तुम लोग को शांत करने का दवाई सब पूछने के दौरान। अब तो कुछ दिन के बाद इतना ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, इतना ज्यादा कि जब चाहे तब कूट सकते हैं। काहे नहीं याद किया? याद ही नहीं रहेगा इतना इतना, इसलिए याद करना है लगातार हम लोग को। चलो, तो प्रशांतक हो गया क्लियर, रुक जाए। अच्छा, आज हम यहीं पे ना लाते हैं, आज अभी यहीं पे करवा के लेकर आके देते हैं। चलो, हो गया ना, रहने देते हैं इतना ही, बहुत दूर चले गए। कल हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। हाँ, छुट्टी।